हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। आज की इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नीट 2026 एग्ज़ाम जो कैंसिल हो गया है। इसके बारे में हम समझेंगे क्या आगे नीट की एग्ज़ाम रिलेटेड कोई कैंसिल हुआ है या पहली बार हुआ है, आगे हुआ है तो क्या स्टेप्स लिए गए थे। पूरे अच्छे से डिटेल ही हम इस वीडियो पे समझेंगे, तो एंड तक जुड़े रहिएगा। लेट अस स्टार्ट। तो नीट क्या है? नीट पहली बात तो ये समझिए कि ये एग्ज़ाम है क्या, किन के लिए है, इस एग्ज़ाम देके क्या होता है ये समझे। NEET नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये क्या होता है? एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जिसके बाद आप किसी एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आप MBBS कर सकते हो, आप BDS कर सकते हो, आप आयुष की कोर्सेज़ ले सकते हो, कोई भी एक मेडिकल कोर्सेज़ ले सकते हो अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास कर लेते हो तो, ठीक है। अभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करता है? इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है NTA, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई 2026 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया गया था, ठीक है, कर लिया था एग्ज़ाम 3 मई 2026 को। लेकिन कंडक्ट करने के बाद एविडेंसेस मिला है कि एग्ज़ाम के आगे क्या हो गया था? पेपर लीक, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, ठीक है, उनको कुछ हैंड रिटन क्या मिला है? गेस पेपर। और उन गेस्ट पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चंस जो नीट एग्ज़ाम 3 मई में आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है, बहुत सारा क्वेश्चंस मिला हुआ था, बहुत सारा क्वेश्चन सेम एस टू सेम उस गेस्ट पेपर की तरह था, ठीक है। तो वो गेस्ट पेपर तो डिजिटली मिला था एग्ज़ाम के आगे, तो इसी से पता चलता है कि पेपर क्या हो गया था? लीक, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट है? ये इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, लाखों लाखों स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया था उनको ये इफ़ेक्ट होगा, राइट, उनको इफ़ेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन भी रेस हुआ है रिलेटेड टू एग्ज़ाम सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। चलिए अभी हम समझते हैं NTA के बारे में, दैट इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है, ठीक है। ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2017 में बना था, ठीक है। और ये कई एंट्रेंस एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट करता है, जैसे कि नीट UG, JEE मेन, CUET, UGC नेट, ऐसे कई एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है NTA। अभी NTA को क्यों बनाया गया था? क्योंकि देखिए NTA के आगे बहुत ज़्यादा और अलग अलग बॉडीज़ थे, ठीक है, अलग अलग बॉडीज़ थे इन अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, और इससे कहीं इनकॉन्सिस्टेंसीज होता था। इन इनकॉन्सिस्टेंसीज ना होने के लिए NTA बनाया गया है, एक बॉडी जो कंडक्ट करेगा अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्लियर? इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों बनाया गया NTA को? ताकि ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग करेगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, यानी कि हम जो जाके कंप्यूटर में एग्ज़ाम देते हैं, राइट, वो कंडक्ट करेगा, फेयरनेस इंश्योर करेगा, और क्या? ट्रांसपेरेंसी। क्लियर? ओके। अभी जो मैं बॉडी बॉडी बोल रही हूँ, NTA एक बॉडी, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। अभी आप सोच रहे होंगे कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है। देखिए, जब भी किसी एक बॉडी बनाने के लिए पार्लियामेंट में एक्ट पास होके कोई एक बॉडी बनता है, तो उसको हम स्टैट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। और जो संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है किसी एक बॉडी के बारे में, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जो कैसे बोलूँ, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा जो आता है एक बॉडी, उसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो NTA, पहली बात तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ठीक है। ये किसी एक पार्लियामेंट की एक्ट से नहीं बना है, बल्कि ये बना है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से, थ्रू अ रिसोल्यूशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट,
ठीक है। ये एक ऑटोनमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, अलग एक टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्लियर। तो देखिए ये पहली बार ऐसा कि लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, ऐसा नहीं। 2024 में भी नीट कंट्रोवर्सी हुआ था, राइट, आप लोगों को शायद पता भी है। तो उधर पे भी ऐसे पेपर लीक रिलेटेड बहुत कंट्रोवर्सी हुआ। उसके बाद एक पैनल बनाया गया था, जिस पैनल का नाम क्या है, के राधाकृष्णन पैनल। इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन है के राधाकृष्णन, वो हेड थे इस पैनल का, और उसी से ही इस पैनल का नाम भी पड़ गया है के राधाकृष्णन पैनल। ठीक है। इसने बहुत सारा रिकमेंडेशंस दिया है ताकि एग्ज़ाम की सिक्योरिटी इम्प्रूव हो और क्रेडिबिलिटी। क्लियर। अभी क्या क्या रिकमेंडेशंस दिया है इस पैनल को, इसको समझते हैं। चलिए पहले रिकमेंडेशन दिया है इसने कि सिक्योर टेस्ट सेंटर्स होना चाहिए, जैसे कि केवीज़, जेएनवीज़, ऐसे सिक्योर टेस्ट सेंटर्स होना चाहिए, और रिड्यूस होगा आउटसोर्सिंग ऑफ वेन्यूज़ एंड स्टाफ। ठीक है। दूसरा क्या रिकमेंडेशन दिया है इसने, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योर कोरियर सिस्टम यूज़ किया जाए, क्वेश्चन पेपर्स को सील किया जाए, लेकिन ऐसे वैसे लोग नहीं, ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स लोग ही सील करेंगे क्वेश्चन पेपर। ये दूसरा सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बोला है इस पैनल ने। तीसरा बोला है डीजी एग्ज़ाम सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, एआई बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। ठीक है, जैसे कि एयरपोर्ट में होता है ना डीजी यात्रा मॉडल, उसी तरह। ठीक है। और चौथा रिकमेंडेशन दिया है इनक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी, डिलीवर इनक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर थ्रू सिक्योर सिस्टम, सिक्योर अलग अलग सिक्योर सिस्टम्स के द्वारा क्वेश्चन पेपर डिलीवर किया जाए। ठीक है। और फिफ्थ है कैप ऑन अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट्स अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, अटेम्प्ट्स कम होना चाहिए, ताकि ऐसे पेपर लीक रिलेटेड सिचुएशंस बहुत कम होंगे। क्लियर। ओके, तो ये सब कुछ रिकमेंडेशंस थे इस पैनल का। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। सिक्योर टेस्ट सेंटर्स, सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन, डीजी एग्ज़ाम सिस्टम, इनक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी और कैप ऑन अटेम्प्ट्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इस क्या क्या इश्यूज़ हैं। ठीक है, पहले चीज़ तो ठीक है, इस पैनल ने बहुत सारा रिकमेंडेशंस दे दिया है जिससे सिक्योरिटी होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, लेकिन बात क्या है कि इसका रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत स्लो है प्रोसेस। ठीक है, हर एक रिकमेंडेशन को इजीली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, राइट। दूसरा क्या है, मेनी रिकमेंडेशंस आर येट टू बी फुली इम्प्लीमेंटेड, बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस है। ठीक है, एक दो रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन सब एक साथ जितना भी रिकमेंडेशंस दिया है इस पैनल ने, सब अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन बहुत नहीं है, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। चौथा, रिजल्ट रिलेटेड इश्यूज भी बहुत देखने को मिलता है ना। और रिपीटेड पेपर लीक इंसिडेंट्स आता ही जा रहा है, राइट। देखिए 2024 कितना ही दूर है, 2024, 2025 और अभी क्या है 2026, एक ही साल, लास्ट ईयर ही सिर्फ गैप था, उसके आगे साल ही तो फिर से लीक हो गया था, राइट। तो ये समहाउ एक कॉन्टीन्यूस हो जा रहा है, राइट। तो ये सब कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है। ओके, अभी देखिए एक एक्ट लिया गया था 2024 में, जब ये पेपर लीक हुआ था नीट का। उस एक्ट का नाम क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ठीक है, इस एक्ट को पास किया गया था आफ्टर 2024 नीट कंट्रोवर्सी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जो पब्लिक एग्ज़ाम में अनफेयर प्रैक्टिसेस होता है ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि लीक कर देना क्वेश्चन पेपर, आंसर कीज़ को शेयर कर देना इलीगली। ठीक है, इलीगली कैंडिडेट्स को हेल्प करना, और कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क्स के साथ टेम्पर करना। ठीक है, ये सब जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है पब्लिक एग्जामिनेशन में, इन सब को क्या करना है, प्रिवेंट।
इसी मोटिव के साथ ये एक्ट को पास किया गया था 2024 में। क्लियर? ओके। और जो भी कोई, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या इंडिविजुअल हो, जो भी कोई इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को करेगा, उनको क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, क्या पेनल्टीज दिया जाएगा, इसको देखते हैं। आइए, इंडिविजुअल के लिए, कोई भी एक इंडिविजुअल के लिए 3 to 10 ईयर्स की क्या होगा, सज़ा, इम्प्रिजनमेंट, जेल होगा, ठीक है। और साथ ही साथ 1 करोड़ का फाइन होगा। क्लियर? और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने क्राइम किया या कोई नेटवर्क रिलेटेड, तो उनको 5 से 10 साल की सज़ा होगा। और उनको भी क्या देना होगा, फ़ाइन। मिनिमम कितना फ़ाइन होगा, 1 करोड़। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या करता है कि एक मॉडल लॉ बनता है स्टेट्स के लिए जो कंडक्ट करेगा पब्लिक एग्ज़ाम्स। क्लियर? अभी देखिए, व्हाई डू पेपर लीक्स कंटिन्यू। ये सब लॉस होने के बावजूद, ये सब इम्पोर्टेंट एक्शंस होने के बावजूद भी क्यों पेपर लीक होता है? देखिए, कुछ एथिकल इश्यूज़ के वजह से, ठीक है, कुछ एथिकल इश्यूज़ है जिसके वजह से भी हम बोल सकते हैं कि पेपर लीक होता है। देखो, पहला रीज़न क्या है, सक्सेस एट एनी कॉस्ट मेंटेलिटी। ऐसे होते हैं ना बहुत स्टूडेंट्स लोग कि 5 बार 6 बार क्यों कैप ऑन अटेम्प्ट, ये एक रिकमेंडेशन दिया था पैनल ने, क्योंकि देखिए अगर अटेम्प्ट अनलिमिटेड हो जाएगा तो लोग 5 साल 6 साल जब एग्ज़ाम देंगे, राइट, तो ये एक मेंटली प्रेशर होगा उनके लिए कि इतना साल बर्बाद कर दिया इस एग्ज़ाम में, तो किसी भी हालत में इस एग्ज़ाम को पास करना ही है। तो ये एक मेंटल प्रेशर आ जाता है जिसके वजह से उनको लगता है कि एट दी एंड किसी भी तरीके से सक्सेस मिलना ही है, ठीक है। उसी कॉन्टेक्स्ट में ही, उसी मोटिव से ही वो लोग पेपर लीक की तरफ जाते हैं। क्लियर? दूसरा है सोशल प्रेशर टू सक्सीड। समहाउ सोसाइटल प्रेशर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है जिसके वजह से ये पेपर लीक का इशू आता है, ठीक है। सोशल प्रेशर टू सक्सीड। तीसरा है मार्क्स प्रायोरिटाइज ओवर इंटीग्रिटी। ज़्यादातर लोग मार्क्स को प्रायोरिटाइज कर देते हैं इंटीग्रिटी को छोड़ के, तो ये भी एक रीज़न है। और चौथा, अनफेयर एडवांटेज टू चीटर्स। और फिफ्थ, इथिकल इरोशन इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब कुछ रीजंस हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जिसके वजह से क्या होता है, पेपर लीक। क्लियर? ओके, इथिकल इरोशन के बारे में समझते आ जाइए। चीटिंग नॉर्मलाइजेस डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है, समझाती हूँ। देखिए अगर मैं बोलूँ चीटिंग, क्या ये, आप बताइए मुझे, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात? डेफिनेटली ये तो बुरी बात है। लेकिन समहाउ अगर मैं बोलूँ करप्शन अच्छी बात है या बुरी बात, आप बोलेंगे बुरी बात है। उसी तरह अगर कोई इंसान चीट करता है, ठीक है, वो इंसान भी बुरा इंसान है। अगर कोई इंसान रैप करता है तो वो इंसान भी बुरा है। लेकिन समहाउ कोई इंसान अगर करप्शन करता है या चीटिंग करता है, उस इंसान के साथ आप समहाउ नॉर्मलाइज हो जाते हैं कि ठीक है, इतना बड़ा भी क्राइम नहीं किया या इतना वो नहीं किया, लाइक वो उसने भी गलत काम किया, लेकिन आप समहाउ नॉर्मलाइज कर देते हैं इसको, राइट। लेकिन आप क्या करेंगे कि अगर आपको बैठना है इस दो इंसान में से, रेपिस्ट के साथ या एक चीटर के साथ या करप्ट इंसान के साथ, तो आप किसके साथ बैठेंगे? डेफिनेटली कोई करप्ट होगा या कोई चीटर होगा, उसके साथ आप बैठ लेंगे, लेकिन आप रेपिस्ट के साथ नहीं बैठेंगे, राइट। तो समहाउ आपने क्या किया कि नॉर्मलाइज कर देते हैं लोग ये चीटिंग को, करप्शन को, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी सोसाइटी में ये नॉर्मलाइज कर देते हैं ये डिसऑनेस्ट बिहेवियर को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसी को ही बोला जाता है एथिकल इरोशन, ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया है। तो ये भी एक रीज़न है जिसके वजह से क्या होते हैं, ये सब इश्यूज़ देखने को मिलता है रिलेटेड टू पेपर लीक एंड ऑल। क्लियर? ओके। If tolerated in schools and colleges, it spreads to competitive exams and professional life. हाँ, schools, colleges से अगर ये tolerate करते आ ही रहे तो ये आगे competitive exams या professional life में भी देखने को मिलेगा।
इससे क्या होगा, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा? लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, डीमोरलाइजेशन ऑफ द ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, वीकनिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी, है ना। अगर कोई इंसान चीटिंग करके पास हो जाए, चीटिंग करके अच्छा हो जाए, तो मेरिट का क्या क्या फ़ायदा, है ना। जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स है वो लोग डीमोरलाइज हो जाएंगे और इंस्टीट्यूशन का भी ट्रस्ट लॉस हो जाएगा, राइट। ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा अगर इथिकल इरोशन होता ही रहा तो। क्लियर? ओके। तो क्या क्या मेजर्स चाहिए हमको? पहला मेजर्स तो जो भी रिफॉर्म्स लाया है, ठीक है, अच्छा लाया है रिफॉर्म्स, लेकिन जल्दी से जल्दी हमको क्या करना चाहिए, इनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमारी डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, एथिकल एजुकेशन देना चाहिए बच्चे को, वैल्यू बेस्ड लर्निंग प्रोवाइड करना चाहिए, एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, राइट। स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ऑफिशियल्स और इंस्टीट्यूशंस का, राइट। अगर ये सब होगा, अगर ये सब प्रॉपरली किया जाएगा, तभी ऐसे पेपर लीक रिलेटेड इश्यूज और कहीं प्रॉब्लम्स कम होंगे, राइट। कंक्लूशन में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो नीट यूजी 2026 कंट्रोवर्सी हाईलाइट सीरियस कंसर्न रिगार्डिंग एग्ज़ाम इंटीग्रिटी, ऑब्वियसली, है ना। इसने क्या हाईलाइट किया? कंसर्न्स रिलेटेड टू व्हाट, रिगार्डिंग व्हाट, एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी, है ना। लीगल रिफॉर्म्स अकेला ही सफिशेंट नहीं है। लीगल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें क्या लाना चाहिए? एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाना चाहिए, राइट। ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स चाहिए, टेक्नोलॉजी, मॉरल वैल्यूज़, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है फेयर एग्जामिनेशंस के साथ। क्लियर? और इसी के साथ मैंने कंप्लीट कर लिया इस टॉपिक को, एंड आई रियली डू होप कि आप लोगों को समझ आ गया है स्टार्टिंग से एंड तक। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहा ये सेशन, क्या आप लोगों को समझ में आया है? कुछ डाउट होने से भी पूछिएगा, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ, बहुत बहुत एफर्ट लगता है अगर किसी एक टॉपिक को अच्छे से रिसर्च करके, एनालाइज करके वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।